रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, हम सब जानते हैं कि जब कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट करती है तो उससे क्या होता है, वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि व्हाइट कलर जो है, मतलब व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स का मिक्सचर है, जिसे विब्योर बोलते हैं। ये 10th क्लास में हम सब पढ़ के आ रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। हम कैसे इंसिडेंट एंगल फाइंड करेंगे, कैसे रिफ्रैक्टेड एंगल फाइंड करेंगे और कैसे एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, क्या कंडीशन है मिनिमम डेविएशन की, और जब लाइट रे बैंड होती है तो किस हिसाब से बैंड होती है, और हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे मिनिमम डेविएशन एंगल को। तो सारी चीज आज पढ़ने वाले हैं, मतलब इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम। तो बात करते हैं कि इसकी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की होती है ना, ट्रायंगुलर पिरामिड होता है इस तरह का। मेरे पास है भी, शायद आई थिंक होगा यहाँ पे, हाँ ये रहा, ये टूट गया लेकिन है तो है प्रिज्म। देखो ये प्रिज्म है ना, ये इस तरह की शेप का प्रिज्म होता है, सब जानते हैं हम अच्छे खासे। तो अब बात करते हैं कि इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो देखो इसके फेस है, ये फेस है, इसका नाम तो ई एफ जी। तो इसमें कितने फेस है, 3 फेस है बेसिकली, ई एफ एफ जी जी एच। जी एच को हम वो जी को हम बेस कह सकते हैं। अब क्या होगा, जब एक लाइट रे इसके अंदर एंटर करती है, कुछ इस तरह से एंटर करेगी यहां से, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है प्रिज्म का, एन है, और ये प्रिज्म एंगल ए कहलाता है। तो लाइट क्या होगी, बेस की तरफ को बैंड हो जाती है, प्रिज्म का जो बेस है उसकी तरफ को बैंड हो जाएगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं जब लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ को बैंड होती है। तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, इस तरह से कुछ यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से, ये नॉर्मल है इसका। तब नॉर्मल की तरफ को बैंड कैसे होगी, देखो ऐसे होगी, नॉर्मल की तरफ को बैंड ऐसे बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। अब क्या होगा, जब बाहर निकलेगी ये, तो फिर नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल ड्रॉ करो फिर से यहाँ पे। अब यहाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, तो कुछ इस तरह से बैंड हो जाएगी यहाँ से यहाँ। तो ये है भाई हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब हम जानते हैं ये वाला एंगल क्या कहलाता है, इंसिडेंट एंगल आई, और ये एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल R1 कह दो, इसे कह दो R2, और एक और इमर्जेंट एंगल E हो जाएगा ये, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम इस वाले नॉर्मल को मिला दे, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये डेविएशन एंगल कैसे निकालते हैं हम जानते हैं कि अगर हम क्या करें, ये वाला फेस ना होता तो लाइट सीधी जाती, तो सीधी कैसे जाती, कुछ इस तरह से आगे बढ़ा लो इस तरह से, और ये वाला फेस ना हो तो लाइट पीछे जाती हुई दिखती कुछ इस तरह से, इस तरह से। यहां से देखो ये जा रही है, जहां ये दोनों काटते हैं वही एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा कहते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। अब एक बात बताओ यहां से यहां तक की, अगर मैं इसका नाम दूं क्या, पी क्यू आर एस, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं ना। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, साफ साफ दिख रहा, एस आर क्यू पी एस इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब एक बार बताओ, यहां से यहां तक एंगल कितना हो जाएगा, ये आई ये R1, तो ये कितना होगा, I माइनस R1। कैसे, ये रेड लाइन दिख रही है, हाँ, ये ब्लू लाइन दिख रही है, हाँ, ये पूरा एंगल के बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, बात सही है। अब पूरा एंगल आई, तो ये पूरा एंगल आई होना चाहिए। अब इस आई में से R1 निकाल दो तो ऊपर का बचेगा, बिल्कुल सिमिलरली यही हो जाएगा किसमें, E माइनस R2 में, ठीक है। तो ये बन गया सारा का सारा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है प्रिज्म का, कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्नेल लॉ, या प्रिज्म क्या किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या लगाएंगे, स्नेल लॉ लगा दो आराम से। अब स्नेल लॉ हम जानते हैं, लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, देखो यहां लिख देता हूं, टू प्रूव हमें प्रूफ करना होता है n इज इक्वल टू साइन आई प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन r अपॉन 2। ये किस कंडीशन में, फॉर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में हमें प्रूफ करना है। मतलब किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होगा, ये पता लगाना है हमें, प्रूफ करना है, तो करते हैं भाई। तो सीधी सी बात है, देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, हमें आई आर डेल्टा एम चाहिए, इन सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं ना यहाँ। अच्छा आई नहीं आएगा, यहाँ ए आएगा, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ठीक। अच्छा ए क्या है, इस ए को बोलते हैं हम क्या, प्रिज्म एंगल। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम जानते हैं स्नेल लॉ से, लिखेंगे बाय स्नेल लॉ। अगर हम इसका एक्सप्रेशन को ड्राइव करें तो बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स आप क्या कहते थे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। अब एन निकालना, तो एन निकालने के लिए आई और आर चाहिए ना, इट इज कंपल्सरी टू कैलकुलेट आई एंड आर फॉर कैलकुलेटिंग द एन। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं इसे। अब खेल शुरू होता है आई और आर निकालने का। आई क्या है, इंसिडेंट एंगल, आर क्या चीज है, रिफ्रैक्टेड एंगल। अब तुम सोच रहे होंगे सर रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा लेंगे, R1 या R2, क्योंकि इसमें तो आर लिखा है। तो यह बात सीधी सी है, अगर हम मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को प्रूव करना चाह रहे हैं तो R1 इज इक्वल टू R2,
तो कोई सा भी ले सकते हैं आराम से। और ऐसे ही I इज इक्वल टू ई, इमरजेंट एंगल को ही I कह देते हैं। चलिए तो खेल शुरू करते हैं अब। तो देखो यहाँ सिंपल सा, सबसे पहले ध्यान देना है I निकालने पे, फिर ध्यान देना है R निकालने पे। तो I निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ तुम्हें एक ट्रायंगल दिख रहा है, लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एस आर क्यू एस, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एस आर क्यू, ये वाला ट्रायंगल। इसके तीनों, अब देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा यार। डेल्टा जो है ये डेविएशन एंगल, इसका नाम क्या है, डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल हो जाएगा डेल्टा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, आई माइनस आर वन ब्रैकेट वन प्लस ई माइनस आर टू। लो भैया, तो क्या कर सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू कह सकते हैं इस आराम से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो इसे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब एक चीज और दिखाई दे रही होगी तुम्हें, क्या, एस एफ क्यू पी एस, क्या, एस एफ क्यू पी एस इज ए क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, और अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, लेटरल, क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये आमने का है ए, ये सामने का है एक्स, और ए के सामने कौन है, एक्स, और एक्स तो तुम जानते हो ना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्स, ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। लो भाई ये हो जाएगा यहाँ पे। अब x देखो किसमें है, अब x किसमें है, x तो नीचे वाले ट्रायंगल में, x तो नीचे है ना, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, एस पी क्यू, एस पी क्यू, इसे इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं। एस पी क्यू में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो R1 प्लस R2 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो इक्वेशन को, इससे 180 कट जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस एक्स इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस x, एक्स एक्स कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2। लो भाई सो सिंपल, इस a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऊपर लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए को यहां लेके जाओ तो डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये पूरा डेरिवेशन नहीं हुआ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इंसिडेंट एंगल, इमरजेंट एंगल, डेविएशन एंगल, प्रिज्म एंगल में एक रिलेशन आया है। कोई तीन चीजें दे रखी है और चौथी चीज निकालने तो आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब लिखेंगे फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के केस में पता क्या होगा, मिनिमम डेविएशन के केस में जो लाइट बैंड हुई थी ना बेस की तरफ को, ये बेस की तरफ को बैंड नहीं होगी, ये बिल्कुल पैरेलल ही चलेगी बेस के। और अगर ये लाइट रे बेस के पैरेलल चलेगी तो वही कंडीशन होगी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन। तो फॉर मिनिमम डेविएशन क्या हो जाना चाहिए, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, और क्या है I इज इक्वल टू E लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ डेल को डेल मिनिमम लिख देंगे क्योंकि मिनिमम डेविएशन है, प्लस A इक्वल टू I प्लस I, तो हो जाएगा I इज इक्वल टू डेल M प्लस A अपॉन 2। क्या इंसिडेंट एंगल आ चुका, क्या इंसिडेंट एंगल आ चुका, बिल्कुल। अब बात करते हैं किसके, रिफ्रैक्टेड एंगल के, लिखेंगे फॉर रिफ्रैक्टेड एंगल R। R की बात करें तो R कहां से मिल सकता है, R मिल जाएगा तुम्हें यहां से, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 4 कह दो इसे, लिखेंगे इन 4, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 क्या है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, या A इज इक्वल टू R1 R2 को R माना R, तो 2R इक्वल टू A, या R इज इक्वल टू A अपॉन 2। I मिल चुका, R मिल चुका, दोनों की वैल्यू कहां पुट करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, n इज इक्वल टू साइन I की वैल्यू डेल m प्लस a अपॉन 2, और नीचे क्या है साइन r अपॉन 2। लो भैया यह है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। क्या प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका सही है, समझ में आया, यही वो फॉर्मूला है जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं किसी भी प्रिज्म के थ्रू। तो भैया ये थी प्रिज्म की कहानी, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अगर हम मिनिमम डेविएशन की बात करें तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है मिनिमम डेविएशन एंगल का, यहां से ऐसे, अगर ये डेविएशन एंगल और ये इंसिडेंट एंगल है तो जैसे जैसे तुम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाओगे डेविएशन मिनिमम होता चला जाएगा, वही हाँ बढ़ाते जाओगे तो डेविएशन मिनिमम होता चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से कर्व आता है मिनिमम डेविएशन एंगल का, ये यहाँ से ऐसे, और ये जो कंडीशन होगी यही कंडीशन क्या होगी, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, डेल्टा m बोलते हैं इसे, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन।
तो क्या कोई दिक्कत प्रिज्म के कॉन्सेप्ट में? यही प्रिज्म का फॉर्मूला। अब इसमें बाकी बहुत सारी चीजें हैं कि विबग्योर कैसे बनता है, क्या चीजें होती है, तो ये तो सिलेबस में है नहीं। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट सिलेबस में तो है नहीं ना, केवल रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म लिखा है। फिर भी मैं थोड़ी चीजें बता देता हूँ। जब ये लाइट डिवाइड होगी तो 7 कलर में डिवाइड होती है, रियल में 7 कलर में डिवाइड होती है। और कैसे होते हैं देखो, वो कितने कलर में डिवाइड हो जाती है? 7 कलर्स में। तो 7 कलर्स को जिस तरह से बनते हैं इस तरह की वो पट्टी आती है जो 7 कलर्स की होती है, इस तरह से। यहाँ जो हमें दिखाई देंगे, नीचे आता है वॉयलेट VIBG YO और ऊपर आ जाएगा भैया ये R। अब यहाँ इसकी वेवलेंथ जो होती है ना, पता वो कैसे होते हैं? मिनिमम। वॉयलेट कलर की मिनिमम वेवलेंथ और रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। इसी वजह से जब सन वो सेट होता है और जब सन राइज होता है तो हमें रेडिश दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला कलर ही दूर तक पहुंच पाता है, वरना सारे के सारे स्कैटर होकर के बिखर जाते हैं। और आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से पूरे आसमान में नीला कलर छा जाता है और हमारी आंखों को नीला ही तो पसंद है ना। और ऐसी फ्रीक्वेंसी की बात करें, वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी इसकी मिनिमम हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और मैक्सिमम डेविएशन किसका होगा? सबसे नीचे वॉयलेट कलर आएगा तो मैक्सिमम डेविएशन वॉयलेट कलर का है और मिनिमम डेविएशन रेड कलर का है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं प्रिज्म से रिलेटेड। तो भैया रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म तो तुमने समझ लिया होगा आई थिंक, है ना। अब देखो बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की जिसका नाम है ऑप्टिकल। खैर, तो देखो बात करते हैं आप किसकी? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। क्या होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब इनका काम क्या है? माइक्रोस्कोप, देखो नाम से पता चल रहा है, जो बहुत छोटी से छोटी चीज को बड़ा करके दिखा सके। मतलब इतनी छोटी जो हमें अपनी नेकेड आई से ना दिखती हो, उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। ऐसी टेलीस्कोप क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी चीज जो इतनी दूर है जिसे हम पास जाकर के नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। जैसे कि मून हुआ, प्लैनेट्स हुए, ब्लैक होल्स हुए, ये सारी चीजें किसके हेल्प से दिखाई दे सकते हैं? टेलीस्कोप के हेल्प से। टेलीस्कोप का मतलब दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप का मतलब सूक्ष्मदर्शी, जो बहुत छोटी चीजों को दिखा सकता है। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किस नेचर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं? लाइट के रे नेचर को ध्यान में रखते हुए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का निर्माण हुआ है, इनका कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी है। तो देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं 2 टाइप के। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, 2 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे टेलीस्कोप, तो सब सिलेबस में है, कोई छूटा हुआ तो है ही नहीं ना, तो चारों पढ़ने पड़ेंगे और चारों के अपने अपने डेरिवेशंस है, ये भी याद रखो। और इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि एक न एक टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप आता ही आता है। अगर सिलेबस में है तो आएगा भी है, गारंटीड है ये तो, है ना। चलिए तो इनके स्टार्ट करते हैं जर्नी और इनकी थ्योरी, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप क्या होता है? सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? माइक्रोस्कोप क्या होता है इसे देखते हैं भैया। देखो माइक्रोस्कोप का मतलब जो स्मॉल चीजों को मैग्नीफाई करके दिखा सके वो माइक्रोस्कोप कहलाता है। अब माइक्रोस्कोप को पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, कुछ एंगल समझने पड़ेंगे। जैसे पहली चीज, अब अगर देखो एक बार बताओ, ये कोई ऑब्जेक्ट रखी है, इसे मैं अपनी नेकेड आई से कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैग्नीफाई कर सकता हूं? एक बार बताओ, यहाँ रखा देखो व्हाइट लिखा है इस मार्कर में, सबको दिख रहा होगा व्हाइट। अगर मैं सबने पास लेके आऊं आंखों के तो आता जा रहा है, जैसे जैसे मेरी आंखों के पास ये बड़ा होता जा रहा, मतलब इट इज मैग्नीफाइंग, मतलब ये मैग्नीफाई हो रहा है। धीरे धीरे लाते 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 और बड़ा होता चला गया और क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लगा। जो शब्द मुझे दूर से नहीं दिख रहे थे वो भी दिखने लग गए हैं। धीरे धीरे आते आते अभी भी दिख रहा, अभी भी दिख रहा, अभी भी दिख रहा, अभी भी दिख रहा, अभी भी दिख रहा। अब आने के बाद मेरी आंखों को मेहनत करनी पड़ रही है। इस पोजीशन में मुझे दिख तो रहा है लेकिन मेरी आंखों में दर्द सा महसूस हो रहा है। अब मैं थोड़ा और आगे चलूंगा और आगे चलूंगा और आगे चलूंगा और आगे चलूंगा। अब क्या हुआ? मैं नहीं देख पा रहा। मैं कोशिश कर रहा हूं इसे देखने की लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक लिमिटेड डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को क्रॉस करते ही मेरी आंखों के सामने ब्लरनेस आ जाएगी, सब कुछ ब्लर ब्लर दिखाई देने लगेगा। और अगर मैं कोशिश भी करूंगा तो मेरी आंख स्ट्रेन कंडीशन में आ जाएगी, मतलब कुछ नहीं दिखाई देगा, मैं सही से देख ही नहीं पा रहा। अब लिमिट खत्म हो चुकी है हमारी आंखों की, यही हमारे आंखों की देखने की लिमिट है। और ये लिमिट कितनी है? ये है 25 सेंटीमीटर और इसे ही बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब है वो मिनिमम डिस्टेंस जिससे कम पे हमारी आंखें किसी भी चीज को मैग्नीफाई नहीं कर सकती और क्लियरली नहीं देख सकती, वो डिस्टेंस कहलाती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब क्या करा जाए? अब क्या किया जाए? मान लो एक अमीबा है, उसे मुझे देखना है। मैं अपने मान लो मेरे हाथ पर अमीबा रखा है, मुझे इसे देखना है। मैं अपने हाथ को पास लाता जाऊंगा, लाता जाऊंगा, लाता जाऊंगा, लाता जाऊंगा, लाता जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे अपना हाथ ब्लर दिखने लगा, मतलब ये वही डिस्टेंस आ गई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लेकिन मुझे अमीबा को देखना है तो मैं नेकेड आई से देख सकता हूँ क्या? नहीं। लेकिन मेरे पास एक डिवाइस है, मेरे पास एक और जुगाड़ है, क्या?
एक लेंस रख दिया बीच में। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो मेरी आंखें देख पा रही है, मेरी आंखें अब जूम करने लगी। जो चीज मैं यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ, मैंने लेंस रखते ही मुझे दिखने लग गया, बिल्कुल क्लियर दिखने लग गया लेंस के थ्रू, और ये बड़ा भी दिख रहा है, ये पहले से काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम चीजों को मैग्नीफाई कर सकते हैं बिना आंखों मतलब आंखों पे कुछ ना कुछ लगा करके, लेंस लगा करके, मतलब हम लेंस की हेल्प से चीजों को मैग्नीफाई कर सकते हैं। और वही मैग्नीफिकेशन हमें पढ़ना है कि कितना मैग्नीफाई कोई चीज किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो मान लो यहाँ पे वो डिस्टेंस है, ये है, और हम यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आंखों से। देखो ये हमारी क्या है? आईज है। तो भैया यहाँ से ये तो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, इससे कम कम नहीं देख सकते। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कितना देख सकते हैं? इन्फिनिटी तक। देखने को तो हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं ना, मून तक देख सकते हैं, सन तक देख सकते हैं, सैटर्न तक देख सकते हैं अगर हम टेलीस्कोप लगा दिए तो देखने तक तो हम कहीं तक का भी देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV। ये है भाई हमारे पास। अब हमारी आंखें जो एंगल बना रही है, एक बार बताओ, ये मैंने देखा, जब मैं इसे देख रहा हूं तो मेरी आंखें कोई एंगल बना रही है, इससे एक सीधी एक टेढ़ी, एक रेस सीधी जाती है, एक रेस टेढ़ी जाती है। अब जो हमारी आंखें किसी भी ऑब्जेक्ट से एंगल बनाती है उसे बोलते हैं विजुअल एंगल। क्या बोलेंगे? विजुअल एंगल। जैसे कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट रखी है यहाँ पे, ये रखी है ऑब्जेक्ट, और ये कितनी दूरी पर रखी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन D डिस्टेंस पे रखी है, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट है HO कह दो इसे, और हमारी आइज यहाँ पे रखी है भाई। तो हमारी आइज जो इससे एंगल बनाएंगी, इस एंगल को बोलते हैं अल्फा, और अल्फा क्या कहलाता है? विजुअल एंगल। विजुअल एंगल। और विजुअल एंगल निकालने का तरीका क्या होगा? tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस H0 अपॉन D। अब हम इसे याद रखेंगे, विजुअल एंगल जो होगा वो ये होगा हमेशा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, तो कैसा मैग्निफिकेशन होगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं इसे। कौन सा मैग्निफिकेशन? एंगुलर मैग्निफिकेशन। जो भी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं वो एंगुलर फॉर्म में मैग्नीफाई करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा एंगुलर मैग्निफिकेशन। और ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है? एंगल मेड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, और अल्फा क्या हो जाएगा? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज कैप्ट एट D। अब D पे रखी तो वो अल्फा कहलाएगी, तो अल्फा के लिए तो ये है नीचे वाला, तो मतलब ये हो जाएगा अल्फा, और बीटा निकालना पड़ेगा। बीटा कैलकुलेट करने का खेल है सारा का सारा। अल्फा तो हमें पता है H0 अपॉन D होता है, लेकिन हम बीटा कैलकुलेट करेंगे, दोनों के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमें मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। हम माइक्रोस्कोप को पढ़ के क्या देखना चाह रहे हैं? माइक्रोस्कोप को पढ़ के यही तो देखना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी मैग्नीफाई कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को, है ना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप तो एक लिमिट तक मैग्नीफाई कर सकता है, मान लो 10 गुना मैग्नीफाई कर दिया, 5 गुना मैग्नीफाई कर दिया, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होगा वो 200 गुना तक मैग्नीफाई कर सकता है। तो हमें दोनों पढ़ने पड़ेंगे, सिंपल भी और कंपाउंड भी। तो ये चीजें, ये टर्म याद रखेंगे हम सब। चलिए अब बात करते हैं किसके? सिंपल माइक्रोस्कोप की। किसकी बात करेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलिए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है भाई? मान लो हमारे पास वही सेम केस है, एक लेंस है। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, है ना। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही बिहेव करता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख देंगे तो मान लो ये हुआ, ये क्या है? इसका पोल, ये क्या होगा? इसका फोकस, ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दी, मान लो ये रखी है ऐसे, ये क्या रखी है? ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज बनेगी। बात साफ है, बात तो साफ है अपना। इसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी, है ऑप्टिकल सेंटर C कह दो इसे, या O कह दो यहाँ, चलो। ये H0 इसकी हाइट हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? AB। अब क्या होगा? रे डायग्राम बनाते हैं, तो देखो क्या होगा, क्या होगा देखो यहाँ पे। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और टकरा के किससे जाएगी? इस वाले फोकस से, यहाँ भी फोकस होता है ना, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से, और ये डाइवर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज होती है यहाँ पे जाकर के, हम जानते हैं यहाँ। तो कहाँ मिलेंगी? पीछे मिलेगी कहीं, तो पीछे बढ़ा लो इसे, पीछे इसके बढ़ा लो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। यहाँ मिली कहीं जाकर के, तो यहाँ क्या बनी? इसके ऑब्जेक्ट की इमेज, ये बनी भैया इमेज। और ये इमेज कैसी बनी? सीधी बनी, देखो साफ साफ दिख रही है हमें। ये इमेज है HI, हाइट ऑफ इमेज कह दो उसे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ? चलिए
अब ये जो एंगल बना यही एंगल क्या कहलाएगा, बीटा, क्योंकि अल्फा तो वही है विजुअल एंगल, बीटा क्या है, लेंस रखने के बाद। हम देख कहां से रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, सीधी सी बात है, हम तो यहीं से देखेंगे ना अपनी आंखों से ऑब्जेक्ट को रख के, तो बस हमें बड़ी दिखाई देगी। तो अब हमें देखना है कितना मैग्निफिकेशन होगा। तो हम जानते हैं जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन इसे बोलते हैं आई पीस। आई पीस, आई पीस कौन सा होता है, जो आंखों के पास हो, वो लेंस जो आंखों के पास हो आई पीस, वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास हो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो आई पीस है। अगर हम इसके मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन आएगा एम इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपॉन एल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो इसे। अब बीटा निकाल लो, एल्फा तो हम जानते लिखेंगे विजुअल एंगल एल्फा, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल एल्फा क्या होगा, टेन एल्फा इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, एच नॉट अपॉन डी। इसके लिए तो फिगर कुछ नहीं बनाना, हमें पता है एच नॉट अपॉन डी होता है विजुअल एंगल, ठीक। बीटा की बात करते हैं, लिखेंगे फोर बीटा, फोर बीटा। बीटा के लिए देखो ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है, मान लो यहां से आते कि डिस्टेंस है यू ई, ऑब्जेक्ट तो ये है ना, और इमेज क्या है ये रही वी ई कह दो इसे, ई मतलब आई पीस वाली इमेज है ना, ई मतलब क्या है आई पीस। तो हम जानते हैं बीटा क्या आएगा, टेन बीटा हो सकता है हमारे पास, हाइट अपॉन वही एच नॉट अपॉन डिस्टेंस कितनी है यू ई, बीटा आ चुका। क्योंकि अल्फा बीटा बहुत छोटा एंगल है, अल्फा और बीटा वेरी वेरी स्मॉल एंगल है, क्योंकि पैराक्सियल रेज है, तो हम टेन बीटा को बीटा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा क्या एच नॉट अपॉन यू ई। ऐसे से टेन अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, हो जाएगा एच नॉट अपॉन डी। क्या करो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो एम ई क्या आ जाएगा, बीटा कितना है एच नॉट अपॉन यू ई, और ये क्या हो जाएगा एच नॉट अपॉन डी, एच नॉट से एच नॉट कैंसिल, एम ई कितना आया डी अपॉन यू ई। तो भैया ये है मैग्निफिकेशन। इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से हम सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में कितनी ऑब्जेक्ट की इमेज मैग्नीफाई हुई है वो पता लगा सकते हैं। अब देखो किसी भी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के दो केस होते हैं, एक तो रिलैक्स आई, एक स्ट्रेन्ड आई। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इतनी पास रखे हो कहाँ पे डी पे, तो हमारी आंखों को मेहनत करनी पड़ेगी देखने के लिए, और ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत देर तक देख सकते हैं, आराम से देखो, निहारते रहो, है ना, दूर खड़े हुए बंदे को आराम से निहारो, है ना। बाकी तुम अपना कोडिंग साइड कर लेना किसे निहारना है, आराम से निहारो, तो रिलैक्स आई है ना वे तो। लेकिन वो तुम्हारी आंखों के इतना नजदीक आ जाए, इतना नजदीक आ जाए, तुम्हारी आंखों के पास क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, और तुमसे असहनशील हो जाएगा, इनटॉलरेट हो जाएगी। अब तुम कितनी देर तक देखोगे, ज्यादा ज्यादा 10 से 15 मिनट देख सकते हो, उसके बाद आंखें तुम्हें ऐसे करनी ही पड़ेगी और सर में दर्द हो जाएगा, इन्हें बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई। तो ये कंडीशन करते हैं, लिखेंगे फॉर केस वन, केस वन की अगर मैं बात करूं इसके लिए, फॉर स्ट्रेन्ड आई, स्ट्रेन्ड आईज। तो स्ट्रेन्ड आईज के लिए करते हैं ना, स्ट्रेन्ड आईज के लिए क्या होगा, इमेज कहां बननी चाहिए डी पे, जब इमेज डी पे बनेगी, जब तो देखो हम यहाँ पास कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ तो यार बहुत दिक्कत होगी ना, हमें आंखों से देखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और दूर रख दो उसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कौन सी कंडीशन है, स्ट्रेन्ड आई। तो देखते हैं, देखो चलो, स्ट्रेन्ड आई की कंडीशन में इमेज कहां बनेगी, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट डी, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट डी, जब डी पे बनेगी तो मतलब v कितना हो जाएगा, v तो हो जाएगा d के बराबर, और u जो हो जाएगा वो तो u ही है ना। बस तो लगाओ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, फॉर्मूला 1/f का f आई पीस के लिए, 1/v का मतलब इधर ना लेफ्ट साइड में तो माइनस के d हो जाएगा, माइनस में प्लस 1/u e। क्या करें, इसे यहाँ ले आओ, तो 1/f e प्लस 1/d इक्वल टू 1/u e। डी से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो डी से, तो डी अपॉन एफ हो जाएगा ये, प्लस ये 1 हो जाएगा इक्वल टू डी अपॉन यू ई। दिख रहा है डी अपॉन यू ई, अरे दिख रहा है डी अपॉन यू ई। अब देखते हो ये मैग्निफिकेशन के बराबर है, डी अपॉन यू की जगह हम लिख सकते हैं, लिखेंगे एम ई जो आया वो आया 1 प्लस के डी अपॉन एफ ई। लो भैया ये है मैग्निफिकेशन, क्या कौन से आंखों के लिए, कौन से आंखों के लिए, स्ट्रेन्ड आईज के लिए ये मैग्निफिकेशन आएगा, किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 कैसा है, रिलैक्स आई, रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई के केस में क्या होगा, इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, और यू जो होगा वो माइनस की यू ही होगा। तो फिर से लगाओ भैया, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f ही हो जाएगा ये, तो 1 इन्फिनिटी माइनस में प्लस 1/u ही, तो कुल मिला के 1/f e इक्वल टू 1/u ही हो जाएगा। डी से मल्टीप्लाई करो, d/f e इक्वल टू d/u e, और डी ये d/u का होता है m, तो m इक्वल टू d/f e। अगर रिलैक्स आई है, अगर हमारी आंखें कैसे रिलैक्स्ड आईज के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे मैग्निफिकेशन का। तो समझ में आया सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को
काफी हद तक मैग्नीफाई कर सकते हैं, बहुत हद तक नहीं, काफी हद तक, जैसे 3 गुना 4 गुना या 5 गुना। अब हमारे पास ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, देखो हम देखो तुम्हें दिख रहा होगा, ये व्हाइट मार्कर लिखा है, मैंने क्या किया इसका आगे लाया, तो देखो काफी हद तक मैग्नीफाई हुआ। अब बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिख ही रहा होगा यार, है ना, देखो, तो ये मैग्निफिकेशन था। अब वही अगर हमें अमीबा को देखना हो तो अमीबा के लिए तो है नहीं ना, अमीबा इससे नहीं दिखाई देगा, तो अमीबा किससे दिखाई देगा, वो दिखाई देगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो हमें पढ़ना पड़ेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक लेंस से तो काम चलेगा नहीं ना, तो कम से कम 2 लेंस होने चाहिए। उन 2 लेंसों में से एक लेंस का नाम होगा ऑब्जेक्टिव, दूसरे का होगा आईपीस। ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के पास रखा होगा, आईपीस जो आंखों के पास रखा होगा। बस हम करते हैं, ठीक, चलिए तो बात किसकी करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। इसका रे डायग्राम का ही 1 नंबर है, याद रखना, रे डायग्राम के लिए ही 1 नंबर आता है, 1 नंबर का रे डायग्राम है। तो रे डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए, तो बनाते हैं, देखो रे डायग्राम। अब एक बात याद रखो, लिख दूंगा पहले, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप है ना। तो इसी की बात करते हैं। तो इसमें एक तो आईपीस, एक होगा ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान रखो, जो आईपीस होगा वो तो बड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव जो होगा वो छोटा होगा, क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट है बहुत, अमीबा बहुत छोटे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव छोटा रखो, उससे जितनी रेज आएगी ऑब्जेक्टिव कलेक्ट करेगा, उन कलेक्ट करके रेज को आईपीस पे भेज देगा, आईपीस से बड़ी इमेज बनेगी। तो आईपीस बड़ा होना चाहिए जिससे मैक्सिमम रेज जाए और क्रिस्टल क्लियर इमेज बने। तो वही बात करते हैं, देखो क्या होगा, हमने क्या काम किया, ये क्या है ऑब्जेक्टिव, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा आईपीस, ये क्या हुआ हमारा आईपीस, वो ऑब्जेक्टिव और ये क्या हुआ आईपीस। तो देखो भैया ये चला गया, ये है ऑब्जेक्टिव ओ, ये है आईपीस ई, ठीक। चलिए अब ऑब्जेक्टिव के पास क्या रखे होगे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दी, ए हमने रख दी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दी भैया, ये रख दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका नाम है ए बी, कितनी दूरी पे है यू, ऑब्जेक्टिव तो यू वो नाम दे दो इसका, है ना। ये वाली लाइन तो होती है, तुम जानते हो ऑप्टिकल सेंटर की। तो क्या होगा, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकरा के फोकस, फोकस कहाँ है, फोकस से टकरा के जाएगी, फोकस ये है हमारे पास, इसका ऑब्जेक्टिव का फोकस क्या होगा एफ, ऑब्जेक्टिव का फोकस कहाँ होगा, यहाँ होगा एफ ओ कह दो इसे। तो फोकस से टकरा के जाएगी ऐसे, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ऐसे, और जहाँ भी कटेगी वहाँ बनेगी क्या इमेज, जहाँ काटेगी यहाँ क्या बनी इसकी इमेज बनी भैया ऐसे, ये बन गई इमेज, क्या नाम है इसका ए डैश बी डैश। अब देखो ये है आईपीस, अब आईपीस बड़ा है तो इसका फोकस कहीं यहाँ बैठेगा आईपीस का, इसका नाम दे दो एफ ई, आईपीस का फोकस कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की क्या डिस्टेंस है एफ ई, देखो ये रही, और इसकी क्या है यहाँ से यहाँ तक की एफ ओ, ये है यहाँ तक की। अब देखो ये वाली इमेज जो है इस आईपीस के लिए किस केस का बात कर रहे हैं, 6 केस की। देखो फोकस और पोल के बीच में आ गई इमेज, और ये इमेज इस आईपीस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो इससे रे निकलेगी, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकरा के फोकस, इसका फोकस कहीं यहाँ होगा ऐसे, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, और एक हो जाएगी डाइवर्ज, हम देख तो यहाँ से रहे ना, तो क्या हो जाएगी डाइवर्ज। अगर ये डाइवर्ज होगी तो कहाँ मिलेगी, पीछे जाकर के कहीं, उसे पीछे बढ़ा दो, यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं इसकी इमेज हमें दिखाई दे जाएगी, कुछ इस तरह से हमारी क्या बन जाएगी इमेज, ये बन गया हमारी इमेज, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या कर सकते हैं, एक ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की लाइन, लो भाई ये हमारी क्या बनी, देखो कितनी पावरफुल इमेज बनी, कितनी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनी, देख पा रहे हो तुम खुद देख रहे हो, कितनी छोटी सी ऑब्जेक्ट थी और इमेज कैसी बन पा रही है इससे, है ना, बन पा रही है नहीं। इसका नाम दे दो क्या ए डबल डैश और बी डबल डैश। अब दिख रहा है क्या, नहीं, देख लो कुछ तो दिख रहा है तुम्हें, नहीं, साफ साफ है ना, ठीक है नहीं। तो देखो ये हमारी इमेज बन गई है, तो कोई दिक्कत यहाँ, चलो सब कुछ हमारा साफ साफ दिखाई देने लग रहा है हमें, और हमने इमेज बना ली। तो इतनी बड़ी इमेज बनी है यार, तो इसका मैग्निफिकेशन काफी बड़ा होगा, तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं इसके लिए। तो हम जानते हैं कर्नल क्या होगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये जानते हैं। और एल्फा कितना होता है, एल्फा होगा क्या, एल्फा इज इक्वल टू क्या होगा एच नॉट अपॉन डी, ये तो एल्फा है ही। अब लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर बीटा, कैलकुलेशन किसके लिए, फॉर
बीटा, बीटा की कैलकुलेशन मीन है हमारे लिए, तो बीटा की कैलकुलेशन क्या है, मीन है, तो ये है भैया बीटा। देखो यहां से हम बीटा बना लेंगे आराम से, है ना, वो तो नेकेड ऐसे ही आई पी से है। चलिए भाई बात खत्म करते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं। अल्फा एच नॉट अपॉन डी हो चुका, बीटा निकालते हैं। अब एक बात बताओ, टेन बीटा की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो टेन बीटा क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके लिए ऑब्जेक्ट तो ये हो जाएगी, ये है एच ओ, चलो इसका छोड़ो, ऐसे ही ऐसे लिखते हैं नाम। देखो एक बात बताओ, इसे तो एच ओ कह दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट तो ये हो गई ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, तो क्या होगा टेन बीटा। अच्छा ये कितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तक की, यू ई एन आई पी तक की डिस्टेंस ये होती है, तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब ए डैश बी डैश निकालना है। ए डैश बी डैश निकालने के लिए ऑब्जेक्ट का सारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ने भी तो कुछ मैग्नीफाई किया था, कुछ हद तक मैग्नीफाई तो ऑब्जेक्टिव ने भी किया था, तो लिखेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव, फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की केस की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, एम ओ इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है ऑब्जेक्टिव के केस में, इमेज ही है रही, ए डैश बी डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एच नॉट, ये रे भैया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव का केस हमारी समझ में आ चुका। ऑब्जेक्टिव के केस के लिए हमने मैग्निफिकेशन निकाल लिया है, और हम जानते हैं मैग्निफिकेशन का दूसरी तरीका क्या है। ये देखो इमेजेस की, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज की डिस्टेंस वीओ हो जाएगी, है ना, तो ये हो जाता है वीओ अपॉन यूओ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन एच नॉट लिख सकते हैं, या ए डैश बी डैश की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू एच नॉट। इसको पुट कर दो बीटा में, पुट इन टेन बीटा, पुट इन टेन बीटा, तो टेन बीटा में पुट करो, तो टेन बीटा क्या आ जाएगा भला, यहाँ से देखो टेन बीटा आ जाएगा हमारे पास, ए डैश बी डैश क्या है, वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू एच नॉट अपॉन यू ई। लो भैया टेन बीटा आ चुका, टेन अल्फा आ चुका, टेन अल्फा को बीटा को बीटा, टेन बीटा को बीटा कह दो, मतलब टेन बीटा को क्या कह दो, बीटा, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे एंगल है ना, और अल्फा एच नॉट अपॉन डी आ चुका। क्या करो, मैग्निफिकेशन, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट दिख रही है, m इज इक्वल टू बीटा, बीटा कितना है, बीटा है वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू एच नॉट अपॉन यू ई अपॉन एच नॉट अपॉन डी। एच नॉट से एच नॉट कैंसिल, क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू मिलेगा वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू, यही मिला। इसको देखते हो किसका मैग्निफिकेशन है, ऑब्जेक्टिव का, तो m इज इक्वल टू एम नॉट लिख सकते हैं। ये किसका है, सिंपल माइक्रोस्कोप का, याद होगा तो एम ही कहते थे उसे, एम ही। लो भैया आया फॉर्मूला हमारा निकल के, क्या फॉर्मूला आया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यही मैंने तुम्हें कॉन्टेक्ट ऑफ लेंस में बताया था। ये भी तो दो लेंस है, भले ही कॉन्टेक्ट में ना रखे तो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो उसका मैग्निफिकेशन M1 इंटू M2 इंटू M3 ऐसे बताया था, यहीं पे देखो वही आया निकल करके। अब तुम तीन लेंस रखोगे तो M0 इंटू ME इंटू M3 जो भी होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ भी दो केस बनते हैं, एक तो रिलैक्स आई और एक स्ट्रेन्ड आई। एक क्या बनेगा, रिलैक्स आई, और एक क्या बनेगा, स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन्ड आईज और रिलैक्स आई की कंडीशन करते हैं, तो लिखेंगे क्या, केस वन, केस फर्स्ट, कौन सी कंडीशन, स्ट्रेन्ड आई, स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन्ड आई की कंडीशन में बी जो होगा वो कहाँ बनेगा, डी पे, और यू जो होगा वो क्या होगा, यू ही हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस के डी, और क्या हो जाएगा, प्लस वन अपॉन यू ई। इसे यहाँ उठा के ले आओ, तो वन अपॉन एफ आई पी से, तो आई पीस प्लस वन अपॉन डी इज इक्वल टू वन अपॉन यू ई। डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन एफ ई प्लस वन, ये इज इक्वल टू डी अपॉन यू ई। इसकी वैल्यू इसमें पट करो तो m आ जाएगा हमारे पास इसमें ऊपर वाले में, तो क्या आएगा, वी नॉट अपॉन यू नॉट ब्रैकेट वन प्लस के डी अपॉन एफ ई, आई पीस की फोकल लेंथ। लो भैया ये आया किस कंडीशन में, स्ट्रेन्ड आई की कंडीशन में, जब हमारी आंखें क्या हो, स्ट्रेन्ड हो, तब निकाल सकते हैं। बात करते हैं फॉर रिलैक्स आई, केस टू यहीं लिख दो, केस टू, किस कंडीशन, रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई कंडीशन में बी क्या होगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। अगर बी इन्फिनिटी पे बनेगा तो हम जानते हैं क्या, वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो प्लस वन अपॉन यू ई हो जाएगा। डी से मल्टीप्लाई डी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू डी अपॉन यू ई हो जाएगा। इसके वाले फिर वहां पुट कर दो, तो m कितना मिलेगा हमें, वी नॉट अपॉन यू नॉट तो है ही हमारे पास, जो कि क्या है, वी नॉट अपॉन यू नॉट रहने दो, इंटू क्या हो जाएगा, डी अपॉन वही, डी अपॉन क्या हो जाएगा, एफ ई। लो भैया ये हमारे पास किसका बना, रिलैक्स्ड आई के लिए, वो स्ट्रेन्ड आई, ये रिलैक्स्ड आई। क्या कोई दिक्कत,
है मैग्निफिकेशन कमाल का। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये डेरिवेशंस, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही के साथ हमारा माइक्रोस्कोप खत्म हो जाता है, यही के साथ हमारा माइक्रोस्कोप क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद किसकी बात करेंगे, टेलीस्कोप की। चलिए चलिए बात करते हैं टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या होते हैं, जो दूर की चीजों को पास ला करके दिखा देते हैं, है ना। तो दो टाइप के टेलीस्कोप हमारे बेसिकली है, रिफ्रैक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अगर मैं बात करूं इसी की, क्या, रिफ्रैक्टिंग टाइप, रिफ्रैक्टिंग टाइप, और इसका दूसरा नाम क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसमें क्या होगा, इसमें अब हमें मून देखना, मान लो तो मून क्या है, बहुत दूर है, तो हमें मून की इमेज कब बड़ी दिखाई देगी, जब मून से मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज हम कलेक्ट कर पाए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज कलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है बड़ा लेंस बनाओ। तो ऑब्जेक्टिव तो मून है, तो ऑब्जेक्टिव तरफ को ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, तो मतलब बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा, जबकि माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव छोटा था, आईपीएस बड़ा था। तो यहीं पे हमने क्या काम किया कि हमने एक लेंस लिया ऑब्जेक्टिव वाला, ये रहा ऑब्जेक्टिव, बड़ा लेंस है देखो ये, है ना। और यहाँ पे हम ये रखा, इसका नाम ऑब्जेक्टिव, मून है कहीं यहाँ, मान लो उसकी इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे है मून, और ये रखा क्या, आईपीएस, आईपीएस कहीं यहाँ होगा, ये कुछ इस तरह से ऐसे हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कहीं यहाँ बैठेगी, f0, हम जानते ही हैं। अब देखो मून तो इन्फिनिटी पे माना जाएगा, इन्फिनिटी की क्या पहचान है, नंबर ऑफ रेज कैसे आएंगी, पैरेलल, तो पैरेलल रेज आएंगी, तो मान लो एक रे आई है ना, और एक रे आई ये कहाँ की तक को बैंड होगी, नीचे की तक को ऐसे, और दूसरी रे कैसे आएगी, सेंटर से होती हुई ऐसे, ऐसे, है ना, और ये कहीं ऐसे बैंड हो जाएगी कुछ इस तरह से, यहाँ से यहाँ बैंड होकर के इसका क्या बना देगी, इमेज, इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी, तो फोकस ये बन गई इसकी इमेज, लो भैया ये बना दी इमेज। अच्छा कितनी दूरी पे बनी, ऑब्जेक्टिव से तो u वो v0 है ना, और फोकस पे बनी तो v0 ही f0 के बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं यहाँ तक, तो ये रहा, ठीक है। अब ये इसके लिए किसका काम करेगी, इमेज का, वो ऑब्जेक्ट का, हमारे यहाँ तो यहाँ रखी है, तो ऑब्जेक्ट का तो पहली रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस टकरा के फोकस से, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज होगी तो फिर क्या बनेगी, हमारे यहाँ तो यहाँ रखी है ना, ये रखी, ये क्या बनाएगी, नीचे की तरफ को बनाएगी इमेज इसकी, फिर ये ऐसा होगा यहाँ, और ये कहीं आकर के यहाँ मिल जाएंगी, और जहाँ भी मिलेंगी वहाँ क्या बनेगी, इसकी मून की इमेज बनेगी। तो मून की इमेज कैसे बनेगी, बिल्कुल सीधी, ये बनी सीधी, मतलब अरे गोल है ना मून, तो उल्टी बने सीधी बने क्या फर्क पड़ रहा है, सब जगह से सेम ही दिखाई देगा हमें, तो ये भैया इमेज, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मान लो भैया इसका भी हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला होगा इसका भी, बीटा अपॉन अल्फा, क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा। अब तुम्हें पता है अल्फा क्या होता है, इसका एंगल फाउंड बाय द फाइनल इमेज, ये रहा ये अल्फा, और बीटा बनेगा यहाँ से इसका, टेलीस्कोप के केस में थोड़ा उल्टा होता है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, साफ साफ दिख रहे हैं हमें। तो अगर हम बात करें, देखो ये कहाँ, ये इमेज बनी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये और आईपीएस है ना, तो यू ही हो जाएगा ये, है ना। इसका नाम दो ए डैश बी डैश, और इसका नाम दो ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कहाँ गई, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी होगी जो भी, ये भी। तो देखो क्या करते हैं, बीटा तो टेन बीटा निकाल लो, टेन बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश, बेस क्या चीज है, यू ई, है ना। अब टेन बीटा को बीटा ही कह सकते हैं, ऐसे टेन अल्फा निकाल लो, टेन अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा निकालना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस का क्या है, ए डैश बी डैश, और बेस क्या चीज है, फोकल लेंथ जो कि क्या नीचे है, f0, बेस ये हो जाएगा ना। इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर रहा बेस, ये रहा, ये पैरेलल एफ हो गए, है ना, इसे अल्फा कह दो, दोनों की वैल्यू पुट करो ऊपर, तो m क्या हो जाएगा वाला, m हो जाएगा हमारे पास a डैश b डैश अपॉन यू ई अपॉन a डैश b डैश अपॉन f0, इससे काट दो f हो जाएगा ऊपर, तो m आ जाएगा हमारे पास f0 अपॉन यू ई। ये है मैग्निफिकेशन, किसके लिए मैग्निफिकेशन है, ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब इसमें दो कंडीशन होती है, नॉर्मल एडजेसेंट, है ना, नॉर्मल एडजेसेंट मतलब होती है वही रिलैक्स आई और एक स्ट्रेंड आई, वही कंडीशन है। तो बात करते हैं केस वन, कौन, स्ट्रेंड आई, स्ट्रेंड आई क्या होगा, स्ट्रेंड आई कंडीशन में v इज इक्वल टू तो माइनस डी, जहाँ इमेज बनेगी लेफ्ट साइड में, और u इज इक्वल टू माइनस यू ई हो जाएगा, और फोकल लेंथ तो तुम जानते हो पॉजिटिव रहेगी एफ ई, लगा वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस के डी प्लस वन अपॉन यू ई, इसे यहाँ लिया वैसे वहां लेकर के जाओ, तो क्या हो जाएगा देखो, वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी, क्या करो, अब क्या करने को रह गया, एफ नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ नॉट
अपॉन यू ई इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई प्लस एफ नॉट अपॉन डी। यहाँ से कॉमन या ऐसे कर दो ना, एफ नॉट तो बाहर ही रहने दो, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, है ना, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, ये बचा। क्या करो, ये तो मैग्निफिकेशन ही देखो, m इक्वल टू एफ ई, एफ नॉट नीचे एफ ई कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस के एफ ई अपॉन एफ डी, वो केवल डी। लो भैया, ये है मैग्निफिकेशन किस केस के लिए, ये मैग्निफिकेशन है किस केस के लिए, स्टैंडर्ड आई के लिए। और अगर नॉर्मल आई हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट, केस टू, केस टू क्या होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए क्या होना चाहिए, v जो होना चाहिए वो इन्फिनिटी पे आ जाएगा। अगर v इन्फिनिटी पे होगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहीं से केस करें तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 0, 1 अपॉन यू ई। क्या करो, अब 1 अपॉन यू की जगह हम रख दो तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी वाला, एफ नॉट अपॉन एफ ई। लो भैया ये आ गई हमारे पास वैल्यू। तो भैया टेलीस्कोप था, वो था माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सारी चीजें खत्म हो चुकी है कंप्लीटली। एक वीडियो में या 2 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया हमने, इसे अच्छे देख लेना भाई, कोई चीज छूटी होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे मुझे लगता नहीं हमने पूरा सिलेबस कवर कर दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट।